से प्यारे थके हुए और फिजिक्स पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों, तो आज नया बैच शुरू कर रहे हैं सुदृढ़ प्रोग्राम 3 में, जिसमें शुरू से फिजिक्स पढ़ने वाले। तो पहली बार एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगा, आगे इतना टाइम नहीं लगेगा। तुम ये मान सकते हो कि तुम शुरू से फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हो। अब इसमें यहाँ क्लास में आकर बैठने के अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर तुम क्लास में आकर बैठ जाते हो और पूरा एक्टिव रहकर पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ सारी बातें जो मैं बोलता हूँ उनका ध्यान रखते हो, तो उतना काफी है 90+% बनाने के लिए, प्लस फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की क्लास है या बोर्ड की क्लास है तो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड रहेगा। इसमें हम सीखने वाले फंडामेंटल्स, बेसिक्स। तो जो लोग अभी तक फिजिक्स से प्यार नहीं करते उनको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, और जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, भागते थे, डरते थे, वो डर बंद हो जाएगा और फिजिक्स पे मास्टरी तुम कर पाओगे, क्योंकि फिजिक्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फंडामेंटल्स कुछ पता होने चाहिए तुमको। क्या आउटलाइन है, बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा जरूरी है। तो नक्शा जो है वो ये है कि कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है आगे के लेक्चर्स में, और धीरे धीरे वो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, मैं रिमाइंड करता रहूंगा। उनमें से एक बात है कि तुम्हें हर लेक्चर में डेट लगाना जरूरी है विद लेक्चर नंबर। जैसे तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहता है क्या मिसिंग है, क्या पूरा हो गया, तो आज की डेट लगाओगे 9/11/2016, और इस लेक्चर, आज के लेक्चर को हम देंगे लेक्चर नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी होल नंबर जिसमें 0 भी शामिल है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा लेक्चर। और 15 जनवरी तक का टारगेट है। इसमें दोनों किताबें फिजिक्स की, बुक 1 एंड बुक 2, बाद में जरूरत पड़ेगी 3 दिसंबर के बाद तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, नहीं पड़ेगी तो उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे। लगभग 1 महीने में एक किताब खत्म होगी और अगले महीने दूसरी किताब चलेगी। ऐसा तुम मान सकते हो कि 10 दिसंबर के आसपास बुक 1 कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर बुक 2 15 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट कर देंगे। एक ही टाइम पर 1 घंटा अभी पढ़कर, और बाद में थोड़ा टाइम जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाएंगे। इसमें तुम्हें जरूरत पड़ेगी मीडियम साइज रजिस्टर। जैसे ये जो रजिस्टर है, इसमें से कुछ पेजेस तुम्हारे बच जाएंगे और उसमें दोनों किताबों के नोट्स तुम्हारे आ जाएंगे, उतना काफी। तो उसके लिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके को तुम्हें फॉलो करना होगा। तो हम बहुत कम मेहनत करने वाले हैं एक्चुअल में। इस क्लास में तुम्हें एंजॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, ये खेल खेल की पढ़ाई, पूरी पढ़ाई फिजिक्स की खेल खेल की, बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। मैथमेटिक्स बहुत नाम मात्र के हम छुएंगे, थोड़ी सी कैलकुलस, थोड़े से वेक्टर्स, बस उतना काफी होगा फिजिक्स के लिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी फिजिक्स जिसमें 100 नंबर में जो डिस्टिंक्शन है तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए, 70 नंबर थ्योरी और 30 नंबर प्रैक्टिकल। थ्योरी यहाँ पे कवर करेंगे, प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में तुम कर सकते हो 9 से 1, 3 से 7 के बीच लैब खुली है, मंडे टू सैटरडे। वहां अगर तुम प्रैक्टिकल अपने परफॉर्म कर सकते हो। जैसे जैसे तुम थ्योरी में चीजें पढ़ते जाओगे, इस बात का मन में बिल्कुल भी डर मत रखो कि अगर तुम मान लो 0 से भी स्टार्ट करते हो आज, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है पूरे ये 100 नंबर कवर करने। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि पूरे 100 नंबर एफिशिएंटली कवर हो जाएंगे। 70 नंबर जो थ्योरी के हैं उसका जो सब डिवीजन है वो भी तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। फिजिक्स में 3 पार्ट है। विजिबल है बोर्ड के, दिख रहा है? ये लाइट जलाओ, दिख रहा है जो लिख रहा हूं? हाँ, किसको नहीं दिख रहा है? किसने बोला लाइट जलाने को? विजिबल है? यस सर। ओके, पहला पार्ट जो हमको पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो लगभग आधा सिलेबस
तुम्हारा कवर करता है। 70 में से 31 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जिसमें सब पार्ट है। पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 2 चैप्टर है। दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी यूनिट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिर 2 चैप्टर्स हैं। चौथी यूनिट है EMI एंड AC। EMI एंड AC में 2 चैप्टर्स हैं, एक EMI और एक AC। ये हिस्सा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट पार्ट, जो हम पढ़ लेंगे लगभग 10 दिसंबर तक सीक्वेंस में। एग्जैक्टली सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा। एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बनाया इस तरह से, डिजाइन इस तरह से उसका कि एक चीज दूसरी चीज से लिंक होती हुई चली जाती है। प्लस जो 11 में तुमने पढ़ा वो सारा भी मैं रिवाइज कराता हुआ चलूंगा, वो सब कुछ लिंक होगा कहीं ना कहीं। जो हम 12th में पढ़ेंगे उसका लिंक 11th में मिल जाएगा, वो भी रिवाइज हो जाएगा साथ के साथ। सेकेंड पार्ट अगर बोले, बीच में लिंकिंग चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको शामिल कर दिया गया ऑप्टिक्स के साथ। तो EMW प्लस ऑप्टिक्स, ये जो पार्ट है इसका वेटेज है 17 मार्क्स, 17 नंबर का कंटेंट, जिसमें ये 4 यूनिट के बाद यूनिट नंबर 5 वो है EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन यूनिट नंबर 6 ये है ऑप्टिक्स, जिसमें 2 चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वेटेज 17 मार्क्स। फिर जो तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम, एक्चुअल में यहां से सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड बुक में सेकंड एंड थर्ड पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स वो सारी फिजिक्स जो 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुई है। इसका वेटेज 22 मार्क्स, इसमें 4 यूनिट है, जिसमें यूनिट नंबर 7 यह है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसका काफी हिस्सा तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो 11th क्लास में, जिसमें मेजर पोर्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत सारी बातें तुम इसमें जानते होंगे पहले से, फिर भी हम रिवाइज करते हुए उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। फिर 8वें नंबर पर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये 2 चैप्टर है इस यूनिट में। तुमने देखा कई जगह यूनिट 1 है चैप्टर 2 है, तो इस तरह से 15 चैप्टर बनते हैं और यूनिट 10 है। ये कॉमन कंटेंट है हर बोर्ड का, चाहे तुम्हारा MP बोर्ड है चाहे बिहार बोर्ड है, ये कॉमन कंटेंट है। हाँ, MP बोर्ड में कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, उनको हम अलग से तैयार करेंगे। फिर 9th नंबर पे अगर देखें तो ये यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और लास्ट यूनिट है 10th नंबर पे कम्युनिकेशन सिस्टम्स। जो तुम सेमीकंडक्टर सुना करते हो, तो सेमीकंडक्टर एक्चुअल में वो पुराना नाम था, उसका नाम है सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चैप्टर में अभी भी नाम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। कम्युनिकेशन सिस्टम को ज्यादातर लोग POC कहते थे, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। 2002 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले चैप्टर था द यूनिवर्स, उसके बाद 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से। पर बाद में 2008 में इसका नाम बदल के और कोर्स रिड्यूस कर दिया गया, इसमें से सिलेबस कट ऑफ कर दिया गया, छोटा कर दिया गया चैप्टर को, और इसका नाम कर दिया गया कम्युनिकेशन सिस्टम्स। और फिर 2014 में इसमें एक सप्लीमेंट जोड़ा गया 13 पेज का, वो तुम्हें तैयार करना है, वो पढ़ेंगे। अब इंडिविजुअल वेटेज देखा जाए तो पहले ये हुआ करता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 नंबर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का। अभी भी CBSE छोड़ दे तो बाकी बोर्ड में लगभग वही वेटेज है। राजस्थान बोर्ड की बात करें तो 56 नंबर का पेपर आता है, तो अकॉर्डिंगली 2-2 1-1 नंबर सब में कम कर लो, उसे वेटेज बन जाता है। जो 8 नंबर का है वो राजस्थान बोर्ड में 6 नंबर का होगा, इस तरह से होगा। और कुछ चैप्टर है जो राजस्थान बोर्ड चाहे MP बोर्ड सब में सेम मार्क्स वेटेज है, जैसे EMW है या डुअल नेचर है। EMW 3 नंबर का, डुअल नेचर 4 नंबर का। पर CBSE ने 2015 में स्कीम थोड़ी चेंज कर दी। अब वो क्या कर रहे हैं, फ्यूज करके क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। 2 चैप्टर का क्वेश्चन और में 1 चैप्टर का और में दूसरे चैप्टर का, ऐसे आ सकता है। 2 यूनिट कंबाइन कर दी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हो सकता है कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन हो उसमें एक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हो, जबकि दूसरा पार्ट और वाला पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से हो। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो कंबाइंड वेटेज है 8 और 7 मिलाकर 15। याद रखना काफी आसान है, 15 के बाद
16 तो बच जाएगा 31, 15 और 16 31। फिर ये 17 है इसे सीक्वेंस में, 15 16 17 इंडिविजुअल हुआ करता था 7 नंबर और ये 3 नंबर होता था, अभी कंबाइन कर दिया तो मिलाकर पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते, मान लो उनकी इच्छा है 5 नंबर का क्वेश्चन ये पेज में से दे सकते हैं, तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि 5 नंबर का क्वेश्चन ये पेज में से नहीं आएगा। पर ऐसे किसी भी पैटर्न के लिए, अनएक्सपेक्टेड पैटर्न के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे फिल इन द ब्लैंक पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं या सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा रहा है या 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, हम इस तरह से स्किल डेवलप करेंगे अपने अंदर, जैसे पूछा जाएगा वैसा जवाब देंगे। और इतना दिमाग होता है हर किसी में। ड्यूअल नेचर एटॉमिक न्यूक्लियर मिलाकर 10 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम्युनिकेशन मिलाकर 12 नंबर। तो ये पूरा नक्शा हो गया, हमें पूरा 70 नंबर कवर करना है अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स। तो इसमें हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फिर से 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया। पहले चैप्टर में चार्ज एंड फोर्स मेनली वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है पहले चैप्टर में, फिर दूसरे चैप्टर में पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल की डिटेल आ जाती है, डाइपोल की डिटेल पढ़नी। कौन से चैप्टर में डेरिवेशन ज्यादा है, किसमें कंसेप्चुअल ज्यादा है। अगर हम सीबीएसई पेपर की बात करें तो मैक्सिमम कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, सेकंड नंबर पर डेरिवेशन। इवन डेरिवेशन भी पूछते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल पार्ट जोड़ देते हैं। थर्ड नंबर पे न्यूमेरिकल का नंबर आता है। तो न्यूमेरिकल के लिए कोई भी अगर फोबिया तुम्हारे दिमाग में है तो उसको निकाल दो। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी के, तो बोर्ड पेपर में आने वाला न्यूमेरिकल चाहे तुम्हारा कोई भी बोर्ड हो वो सॉल्व हो जाएगा। बिहार बोर्ड है तो भी हो जाएगा, राजस्थान बोर्ड है तो भी हो जाएगा, सिर्फ सॉल्व एग्जाम एनसीईआरटी। और उसमें भी प्रेफरेंस है कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें याद करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से छोड़ने हैं। ऐसा भी सॉल्व एग्जाम्पल है जो छोड़ना है, सॉल्व एग्जाम्पल 10.1 वेव ऑप्टिक्स में छोड़ना है, सिलेबस में नहीं। तो ये सारी गाइडलाइन एक पेज पे हमने छाप दी है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिए फिजिक्स लैब में अवेलेबल है, टेबल पे कुछ पेजेस बचे हुए हैं, लास्ट 9 से 3 से 7 जाकर तुम ले सकते हो। अदरवाइज तुम्हें फोटो कॉपी करवानी पड़ेगी, अगर वो चाहिए तो फोटो कॉपी की दुकानों पे हमने रखवा दिया उसको। इधर भी मिल जाएगी फोटो कॉपी की दुकान पे, उधर फ्रेंड्स बाजार में मुद्रा जेरॉक्स पे भी मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल के लिए कोई पैनिक की जरूरत है नहीं, कंसेप्ट तुम्हारे तैयार करवाएंगे और उसमें मार्किंग में दे दिया एक कौन सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कई बच्चे डाउट में रहते हैं कि एडिशनल एक्सरसाइज करनी है, तो जवाब है हाँ, एडिशनल एक्सरसाइज में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो करने हैं। ऐसे सभी न्यूमेरिकल्स जिनमें थोड़ी हाई फाई मैथमेटिक्स लग गई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग गया, लॉगरिथमिक लग गया, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हायर ऑर्डर की लग गई, कैलकुलस थोड़ा हायर ऑर्डर की लग गई, वो सब छोड़ सकते हैं। मान लो कोई इक्वेशन आ गई I = I0 e raised to power -kt by कुछ, ये बोर्ड में आने लायक नहीं, बिकॉज मेडिकल वाले स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का पेपर कॉमन बनता है, तो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जितने हैं एनसीईआरटी में है इस तरह के, पर वो एलिजिबल नहीं बोर्ड में आने के लिए। तो वो सारी चीजें कोर्स के दौरान जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, बीच बीच में तुम्हें बताता जाऊंगा, उससे तुम्हें आइडिया लगता जाएगा। तो हम आज पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेडिंग लगा सकते हो तुम। बोर्ड पे जो कुछ भी लिख रहा हूं नेचुरल है, वो तुम्हें नोट करना है। बोर्ड पे जितना कुछ भी लिख रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना है। पर अगर तुम्हें लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं उससे तुम्हारी फैमिलियरिटी कम है और अंदर से आवाज आती है कि इसको नोट कर ले तो अच्छा, तो अगर ऐसी आवाज आती है तो उसको नोट कर ले। सबको नोट करना जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना काफी होगा। मैं शुरू में फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें हिप्नोटाइज कर देता हूं, यहां देखो ध्यान से। तुम सभी जो कुछ भी सुनोगे, विजुअलाइज करोगे क्लास में, वो एक बार में तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर वो तुम्हें याद आ जाएगा। तो अगर किसी के मन में ये धारणा बनी हुई है कि हम भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रूव करके बताऊंगा क्लास के दौरान कि तुम नहीं भूलते हो, तुमको याद रहता है।
तो सुनना ही काफी होगा, कहीं ना कहीं वो दिमाग के कोने में जाकर स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है वो समय पर काम आता है, एग्जाम के टाइम पर हमें याद आ जाता है। अब वो चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन हो, हर जगह कंसेप्ट्स काम आने वाले हैं। इवन लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन में तुम अटकोगे जहां पर इस क्लास में जो तुमने एक्सपीरियंस लिया है वो तुम्हारा एक्सपीरियंस काम आएगा और तुम उन सिचुएशन से सक्सेसफुली निकल जाओ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, सिर्फ सुनना है। डेफिनेशन पूछी जाती है हर बार जब भी तुम पढ़ना शुरू करते हो कि अच्छा पढ़ाई शुरू करते हैं, फिजिक्स पढ़नी है, उठाते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्टिंग, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग होती है। तो लास्ट टाइम तक आते आते बहुत फैमिलियर हो जाते हो शुरू के टॉपिक्स से, तो अच्छी बात है। तो इसमें डेफिनेशन कभी भी किसी भी एग्जाम में, इवन स्टेट बोर्ड में भी नहीं पूछी जाती व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हालांकि सबसे पहली लाइन यही होती है, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट और प्रॉपर्टीज एंड फिनोमेना, जो कि चार्ज की स्टेडी स्टेट से रिलेटेड है। वो जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये समझने की बात है, दिमाग में इसको कोई रटने या लिखने की जरूरत नहीं है। हमें स्टार्ट करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फंडामेंटल लॉ है वहां से हम शुरू करते हैं। तो तुम लिख सकते हो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो फंडामेंटल लॉ है कूलम्स लॉ तो नहीं है, ऐसे कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत ही सिंपल, एक बार अगर समझ लिया हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको तुम महसूस कर चुके हो ऑलरेडी मैग्नेट्स के लिए, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल। हम जब पढ़ेंगे चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे, तुम देखोगे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, साथ साथ में मैग्नेटिज्म चैप्टर तुम्हारा तैयार हो रहा होगा। जैसे ये जो कंसेप्ट है इसको हम सीधे सीधे मैग्नेटिज्म में लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक कर सकते हो? लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको फंडामेंटल लॉ क्यों बोला? क्योंकि मैक्सिमम डे टू डे जो एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस वो इसी पर बेस्ड है। बहुत सारी एप्लीकेशन इस पर बेस्ड है, लाइक चार्जेस रिपेल। बहुत सारी एप्लीकेशन इस पर बेस्ड है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़े? मोटिव यहां से मिलता है हमको, उद्देश्य क्यों पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, उससे हमें जानने को मिलता है वो जो बैलून हम चिपकाते हैं वो चिपक क्यों जाता है दीवार पर, उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि बैलून को जब हम रगड़ते हैं तो बैलून जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इसका जवाब भी मिलता है नेगेटिवली चार्ज ही क्यों होता है। और दीवार उसके पास ले जाते हैं तो दीवार के जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर भागते हैं, रिपेल होकर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो पास में पॉजिटिव आयन बचते हैं, इसलिए बैलून दीवार से चिपक जाता है। अगर लाइक चार्जेस हैं तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, दो बैलून को चार्ज करके पास में लाओगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस है अट्रैक्ट करेंगे। क्वाइट सिंपल फंडामेंटल लॉ। अब इसको कहां यूज कर सकते हैं हम? कुछ एप्लीकेशंस हमने ढूंढ लिए हैं, कुछ एप्लीकेशंस फ्यूचर में ढूंढ ली जाएंगी एज पर रिक्वायरमेंट। तो क्या एप्लीकेशंस हैं? फ्लाई ऐश कलेक्शन इन चिमनीज, तुम लिख सकते हो एप्लीकेशंस, हेडिंग इज एप्लीकेशंस। और क्योंकि हमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है तो अगली बार जब लिखोगे तो सिर्फ ए डबल पे लिखोगे, जैसे कि मोबाइल में भी होता है ऐप। ऐप मतलब एप्लीकेशन। फ्लाई ऐश जब हम कोयला जलाते हैं तो कोयले की राख भी बनने वाले धुएं के साथ उड़ने लगती है क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। तुमने महसूस किया कभी कागज जलाया तो थोड़ी सी भी हवा आएगी तो जलने के बाद वो कागज उड़कर इधर उधर कचरा हो जाता है। तो वो फ्लाई ऐश अगर एटमॉस्फेयर में मिलकर हमारे फेफड़ों में जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हम नहीं चाहते ऐसा हो, ब्रोंकाइटिस होगा, अस्थमा होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो उसके लिए हम चाहते हैं चिमनी में ही वो रुक जाए। तो जैसे थर्मल पावर प्लांट से, ये जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो ये जो चिमनी है इसके अंदर
एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब इसको लिंक करो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तुमने सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो वैसे ही ये एक तरह की सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम किसको किससे सेपरेट कर रहे हैं। यहां से धुआं जा रहा है, धुएं के साथ राख भी जा रही है, राख के पार्टिकल फ्रिक्शन की वजह से, हवा के फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम रोकना चाहते हैं तो अपोजिटली चार्ज यानी नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स लगा देंगे। चिमनी की अंदर की दीवारें दोनों साइड नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स लगा दी, यहाँ पे कलेक्टर लगा दिए, तो क्या होगा, वो सारे पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर वहीं रुक जाएंगे, धुआं निकल जाए। कई बार जब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर खराब हो जाता है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है, तो कई बार वहां का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर खराब हो जाता है। खराब होते ही क्या होता है, जिस तरफ भी चिमनी का धुआं जाता है वहां घरों की छतों पर काले काले पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। कोटा में एक समय था जब हम छत पर सोया करते थे। आज कोई चाहे तो भी छत पर जाकर नहीं सो सकता, पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है। अगर सुबह उठेगा मुंह पूरा सूजा हुआ मिलेगा, काला मिलेगा, तो बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक यूजफुल डिवाइस है, यूजफुल एप्लीकेशन है किसकी, फंडामेंटल लॉ की। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और कौन सी एप्लीकेशन है, फोटोकॉपिंग, सभी ने होते हुए देखी होगी फोटोकॉपी कैसे होती है। उसमें अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, इसको हम कैसे यूज करते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है तुम में से? फोटोकॉपी में फंडामेंटल लॉ कैसे यूज हो रहा है? हाँ बताओ। हाँ, जो पेपर जिस पर इमेज बननी है, इमेज किसके हिसाब से बनती है, जो दूसरा पेपर हम फ्लैट बेड पे रखते हैं, स्कैनिंग जिसकी होती है उसकी इमेज बननी होती है। तो पेपर स्कैन होता है, जहां पर कुछ लिखा होता है एक वाला पार्ट, जब फोटो डायोड उसको सेंस करता है तो अंधेरा सेंस करता है। जैसे उस पेपर पे लाइट पड़ रही है, नीचे से एक लाइन सी जाती है, लाइट लाइन बाय लाइन पूरा पेपर सेंस होता है, कई पिक्सेल्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उससे डिजिटल कोड बनता है उसका कि कहां कहां इमेज बननी है। तो इमेज जहां जहां बननी है उस इमेज को इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक ड्रम की मदद से ब्लैक पेपर पर शिफ्ट कर देते हैं। यहां पर एक कंसेप्ट तुम्हें समझना होगा कि बैलून को तुमने जब रगड़ा, जिस साइड से रगड़ा उस साइड से चिपकता है, उल्टा करके चिपकाओ तो नहीं चिपकता। तो कंसेप्ट क्या बन गया कि इंसुलेटर पे जो चार्ज आता है वो लोकली आता है, जहां देंगे वहीं रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो पेपर भी इंसुलेटर है, पेपर को ड्रम जहां पर चार्ज ट्रांसफर करेगा थ्रू लोकल एक्शन। व्हाट इज लोकल एक्शन? वो जो बैलून है जिसको तुमने रगड़ा, चार्ज किया, चिपकाया, तुमने ऑब्जर्व किया कि कंडक्टिंग वॉल, इसको बोलेंगे कंडक्टिंग वॉल, अर्थ इज गुड कंडक्टर, या फिर लोहे की अलमारी उसको भी बोलेंगे कंडक्टिंग वॉल। उस पे चिपकाते हो, तेजी से चिपकता है, रेडियली चिपकता है। लकड़ी के दरवाजे पर चिपकाते हो, कंपैरेटिवली कम फोर्स से अट्रैक्ट होकर चिपकता है, पर लकड़ी के दरवाजे पर ज्यादा देर तक चिपका रहता है और कंडक्टिंग वॉल पर कम देर तक। ये क्वेश्चन तैयार करवा देंगे तुम्हारे दो, और इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों है, वो उसका जवाब मिलेगा इंडक्शन में, जब इंडक्शन पढ़ेंगे। तो लकड़ी के दरवाजे पर कम तेजी से चिपकेगा, रेडियली नहीं चिपकेगा, पर ज्यादा देर तक चिपका रहेगा। अब क्या करो, तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसी बैलून को अपने माथे पर लगाओ या गाल पे लगाओ, तुम्हारी बॉडी कंडक्टिंग है, दोबारा से चिपकाने की कोशिश करो, अब नहीं चिपकेगा, बिकॉज जैसे तुम अपनी कंडक्टिंग बॉडी के टच करते हो, जहां से उसका हिस्सा कांटेक्ट में आता है वहां से वो चार्ज लूज कर देता है। दिस इज कॉल्ड लोकल एक्शन। लोकली वहां से चार्ज लूज कर देगा कांटेक्ट में आने की वजह से। पेपर लोकली चार्ज हो गया सिलेंडर के कांटेक्ट में आने पर। अब ये लोकली चार्ज पेपर अपोजिटली चार्ज टोनर पार्टिकल, जैसा इस बच्चे ने बताया, उसके कांटेक्ट में आएगा तो टोनर पार्टिकल जो पाउडर फॉर्म में इंक होती है वो चिपक जाती है। तो इसको परमानेंट करने के लिए थोड़ा सा हीट करते हैं, हीट होने पर उसके पार्टिकल फ्यूज होकर परमानेंटली सेट हो जाते हैं।
तो जो कागज निकल के आता है गरम गरम होता है, उसका कारण ये होता है कि उसको हीटिंग यूनिट में से गुजारा होता है फोटोकॉपी होने को। तो फोटोकॉपी में हमने फंडामेंटल लॉ यूज किया, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम हम यूज करते हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग में भी हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर एग्जैक्टली फोटोकॉपियर की प्रिंसिपल पे काम करेगा। इंकजेट प्रिंटर इंक को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, पेपर पॉजिटिवली चार्ज, इंक को स्प्रे करेंगे पेपर पर, वहीं चिपकेगी जहां से वो चार्ज है। स्प्रे पेंटिंग, जिस आर्टिकल पर आप पेंट की लेयर चढ़ाना चाहते हैं, पेंट को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, आर्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो पेंट इधर उधर नहीं फैलेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गई, कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस भी हैं। अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, वान डे ग्राफ जनरेटर, तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि सीबीएसई सिलेबस से ही हट गया, पर बाकी बोर्ड के सिलेबस में है। और कौन से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है? इसकी पीढ़ी का अगला सदस्य साइक्लोट्रॉन, देन सिंक्रोट्रॉन, बीटाट्रॉन, मैग्नेट्रॉन। नाम सुन लो अभी खाली ऐसे, बाद में मैं फैमिलियर करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें बस ध्यान से सुनना है और मानना ऐसा कुछ होता है। और इनकी पीढ़ी का वर्तमान सदस्य लेटेस्ट, जैसे एंड्रॉइड में वर्जन चलते हैं अलग अलग, किटकैट, सैंडविच, लॉलीपॉप और ऐसे अलग अलग वर्जन चलते हैं, वैसे इसमें भी। तो वर्तमान सदस्य लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जहां पर हिग्स बोसोन वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था पृथ्वी के अंदर सुरंग खोद के। तो वन डे ग्राफ जनरेटर बाकी बोर्ड वाले बच्चों को तैयार करना है, सीबीएसई बोर्ड वाले छोड़ सकते हैं। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पर हम चार्ज इकट्ठा करके, ये मेटालिक डोम है, इसका पोटेंशियल अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अब जब भी फिजिक्स में हम इस तरह की टर्म्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत कम, इनका कोई मतलब नहीं होता जब तक कि इसको डेटा से सपोर्ट नहीं करें। 11th क्लास में एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट तुमने पढ़ा था, नाम था लॉर्ड कैल्विन। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था फर्स्ट चैप्टर में, द थिंग्स अबाउट व्हिच वी आर टॉकिंग, जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, if we cannot express them in terms of numerical data, अगर हम उनको numerical data के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, then our knowledge is a meagre, एक वर्ड यूज किया था MEAGRE, meagre। तो हमारी जो जानकारी है वो क्या है? meagre। meagre का मतलब आधी, अधूरी, असंतोषजनक। तो अगर मैं कहता हूं बहुत ज्यादा और मैं सपोर्ट नहीं कर पाता न्यूमेरिकल डेटा से, तो बहुत ज्यादा से हमें कुछ अंदाजा नहीं लगता। पर बहुत ज्यादा के साथ में सपोर्टिंग में डेटा देता हूं तो 10 की पावर 6 वोल्ट, 1 मिलियन वोल्ट। तो अब तुम्हें अंदाजा लगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ये कितना ज्यादा है। 10 की पावर 6 वोल्ट क्या होगा पोटेंशियल? वेरी हाई। तो इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल क्या करेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, इमेज पर थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हें है, तुम पढ़ के आए हो मेन क्लासेस में, तो थोड़ा बहुत एक सेंस डेवलप हो चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई स्थान ऊंचाई पर है, दूसरा स्थान नीचाई पर है, तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी बहता है, उसी तरह से चार्ज बहता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर इस पर पोटेंशियल डिफरेंस काफी हाई है तो चार्ज इससे लोअर पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स फील करके बहेगा, उसकी वजह से वो एक्सेलरेट होगा। जैसे जब ढलान पे जाते हैं हमारी गाड़ी एक्सेलरेट होती है, तो चार्ज भी क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। तो इसकी मदद से हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो सवाल उठता है एक्सेलरेट क्यों करना है? तो जवाब है कि कई ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जहां पर हमें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक नाम दिमाग में बिठाओ, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, हिंदी में बोले तो कृत्रिम तत्वांतरण, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन। इस प्रोसेस को हम ऐसे कह सकते हैं, एल्केमी में अगर तुम पढ़ो इसको कीमियागिरी, तो हम चाहें तो तांबे से सोना, पारे से चांदी बना सकते हैं। सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? जो पारस पत्थर था क्या वास्तव में होता था? क्या उससे वास्तव में सोना बन जाता था? इंटरेस्टिंग लगता है ऐसी बातें सारी। तो इसके पीछे की साइंस हम समझ सकते हैं।
तो वन डे ग्राफ जनरेटर, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, मान लो आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तुम लोग अपने जन्मदिन पर नीम का पेड़ नहीं लगाते हो, सजेस्टेड है, रिकमेंडेड है, मैंडेटरी कर देना चाहिए, नहीं तो वही सर्जिकल स्ट्राइक्स इस तरह के करने पड़ेंगे। अभी से अगर मैंडेटरी कर दें कि हर एक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने, स्पेशली नीम का पेड़, क्योंकि नीम का एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए की ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। तो एक नीम का पेड़ लगा बढ़ देने से और उसका ध्यान रखकर उसको बड़ा कर देने से स्वर्ग में तुम्हारी सीट बुक हो जाती है, इतना पुण्य कमा लेते हो। तो वन डे ग्राफ जनरेटर की जरूरत कैसे पड़ेगी? मान लो नहीं लगाते हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या बचा? नाइट्रोजन 78% जिसमें पढ़ते आए, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजन में। तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी केमिकल रिएक्शन अवेलेबल नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्या करेंगे? अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करके उससे बॉम्बार्डमेंट करेंगे नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन का आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन होगा और बन जाएगी ऑक्सीजन। और उसके लिए एक्सेलरेट करने के लिए हमें जिस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी उसका नाम वन डे ग्राफ जनरेटर। फिलहाल हम इसको अम्यूजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जैसा तुम देख रहे हो फोटो में, कि अगर हम अपने आप को इंसुलेट कर लें, आइसोलेट कर लें, लकड़ी के स्टूल पे बैठ जाएं, जैसे इसको छुएंगे, फंडामेंटल लॉ काम कर रहा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हमारी पूरी बॉडी पर सेम नेचर का चार्ज आ गया, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव है, लाइक चार्जेस रिपेल। हमारा सर का हर बाल पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो स्ट्रेट फॉर्म में स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। दूसरे लोग उसको देखकर हंसेंगे तो उनका मनोरंजन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने देखा, डे टू डे लाइफ में इतनी सारी इसकी एप्लीकेशंस, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है जाने इसके बारे में। सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, पूरा सब्जेक्ट नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, और आगे और हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, नई नई एप्लीकेशंस बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो हमें सीखना होगा सबसे पहले चार्ट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। रीजन कि जितनी 10 की 10 यूनिट यहां तुम देख रहे हो लिखी है, हर एक में चार्ट्स कहीं ना कहीं कैसे न कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, हर जगह चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो चार्ट्स के बारे में पूरी डिटेल पता होगी तो इन सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले जो बात आती है, चार्ट्स को डिफाइन कैसे करें। मेनली जो बच्चे कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम होती है डेफिनेशन बनाना। क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हें आता है, 4 ऑप्शन में से चूज कैसे करना है वो तुम्हें आता है, कहीं फंस जाते हो तो आंख बंद करके अकड़ पकड़ भी कर लेते हो, पर सब्जेक्टिव में तुम फंस जाते हो। डेफिनेशन बनाने में पूछ लिया जाए तो बच्चे अटक जाते हैं, अच्छे बच्चे, स्टार बैच के बच्चे अटकते, एसआरजी के बच्चे अटकता। तो ऐसा क्या है इसमें एक टेक्निक लगती है, टेक्निक सीख लो, ट्रेनिंग हो जाएगी तुम्हारी, टेक्निक सीख लोगे तो कभी भी जीवन में आगे कभी भी कोई सी भी डेफिनेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सिखा रहा हूँ। फर्स्ट लेवल पर डेफिनेशन बनाने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हमें दिमाग से ऐसे सोचना है कि वो जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि चार्ज या मास या और कोई चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या है एक्चुअल में। क्या मैं उसको कोई प्रॉपर्टी कह सकता हूं, क्या कोई मैं सिस्टम या अरेंजमेंट कह सकता हूं, या प्रोसेस कह सकता हूं, या फिनोमेना कह सकता हूं, जैसे इंटरफेरेंस। तो ये तय करना है वो एक्चुअल में क्या है, उसको क्या कह सकते हैं। तो जवाब मिलता है चार्ज को हम कौन सी कैटेगरी में डालें? प्रॉपर्टी। चार्ज को हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं। क्यों ऐसा जवाब मिला? उन बच्चों का दिमाग जवाब देगा जो लिंक करने में एक्सपर्ट है। इसको लिंक किया हमने सीधे से, किससे लिंक कर दिया? मास से। 11th में पढ़ा था मास। ग्रेविटेशन में जो रोल मास प्ले करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही रोल चार्ज प्ले करता है। तो मास की डेफिनेशन क्या थी? इसमें भी अपडेशन जरूरी है। पुरानी डेफिनेशन हुआ करती थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मास। ऑब्सोलीट हो गया, वो डेफिनेशन काम में नहीं लेते। तो नई डेफिनेशन क्या है मास की? प्रॉपर्टी।
It is that property of the substance due to which the substance shows inertia. तीन तरह का inertia पढ़ा तुमने, inertia of direction, inertia of rest, inertia of motion. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा inertia. तो मास वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस इनर्शिया शो करता है. सेम वे में हम चार्ज की डेफिनेशन बना देंगे. चार्ज वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है. चार्ज अगर रेस्ट पर है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. चार्ज अगर मोशन में आ गया करंट तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो डेफिनेशन लिख दोगे सब हेडिंग चार्ज. पहली बार और आखिरी बार तुम नोट्स में लिख रहे हो पूरा CHARGE चार्ज. नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू राइट सिंपली 2 वर्ड्स CH डॉट और ऐसा करके ARGE 4 लेटर बचाकर इस पूरी फिजिक्स में 10 यूनिट में चार्ज इतनी बार रिपीट होगा कि तुम्हारे 25 पेज बच जाएंगे रजिस्टर. सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी. गधे नहीं बनना है हमको. वो तो मैं सब बोलते हैं मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो. हमें मेहनत बिल्कुल नहीं करनी. इसको सही तरीके से समझो, पॉजिटिव सेंस में समझो. मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती. लोग बोलते हैं अच्छा कितने टाइम पढ़ाना पड़ता है आपको, कब कब जाना पड़ता है, कितने घंटे के लिए जाना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ाना पड़ता है इंस्टीट्यूट पे. अच्छा इतने ज्यादा टाइम पढ़ाना पड़ता है तो बहुत थक जाते होंगे. तो मेरा जवाब होता है नहीं, थकता नहीं. मैं तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट है. पढ़ाना मेरे लिए एंटरटेनमेंट है. ऐसे तुम्हारे लिए पढ़ाई क्या होनी चाहिए? एंटरटेनमेंट. तो तुम कभी थकोगे नहीं. पूरे टाइम तुम एंटरटेनमेंट ही करो, मजे करो. तो ऐसा हो जाना चाहिए. और जिन बच्चों के लिए ऐसा हो जाता है, बहुत कम बच्चे ऐसे देखने में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोटो लगी हुई है सूरज की, पुरानी बात हो गई. उसने गाया भी था, उसमें इंडियन आइडल में भी गया था वो. पीछे सरनेम तो भूल गया मैं उसका. उसकी जो रैंक जेईई मेंस में आई थी वही रैंक आईआईटी में आई थी. सेम नंबर 24 नंबर की रैंक आई थी शायद आईआईटी और जेईई में 24 या 28 ऐसे कुछ भूल गया. उसके बैच के 2-3 बच्चे थे. उस साल सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टार बैच था उस टाइम पे, टॉप बैच के बच्चे ऑर्डिनरी सबके साथ कॉमन बैच में बैठकर उन्होंने बोर्ड की पढ़ाई की थी. सुबह आते थे 7 बजे 6 बजे, पीछे की बेंच पे बैठ जाते थे. तीनों आराम से चारों मस्ती से पढ़ते थे. पुलकित चश्मे वाला और ये सूरज और ये, और बड़े मस्ती से पढ़ते थे. कभी कोई टेंशन उनको रहा नहीं, कभी स्ट्रेस में देखा नहीं उनको. और ऐसे ही ये फर्स्ट रैंक वाला ये था चित्रांग को कोई टेंशन नहीं थी. इतना मोटा था ये तो, बाद में आईआईटी में जाके पतला होता. तो पढ़ाई जो होती है वो मस्ती से होती है, एंजॉयमेंट. तो चार्ज CH डॉट लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लो उसकी. इट इज द प्रॉपर्टी. लिखने का तरीका एक बार ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया. अब बार बार बोर्ड की तरफ गर्दन उठाने की जरूरत नहीं. दिमाग इस्तेमाल करो, इन्वॉल्वमेंट चाहिए तुम्हें. अपने दिमाग से पूछो क्या पढ़ा, रैम पढ़ाओ अपनी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक बार में उसको लिख दो. इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच या ड्यू टू विच. जरूरी नहीं एग्जैक्ट तुम ये लैंग्वेज लिखो. ड्यू टू विच की जगह तुम्हारे को अगर वर्च्यू ऑफ विच ज्यादा फैमिलियर साउंड करता है वो लिख दो, अपने वर्ड्स यूज करो. तो हमने चार्ज को डिफाइन कर दिया. तो अगला सवाल आता है, चार्ज कितनी तरह का, टाइप्स. तो किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया. बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम तुम्हें क्यों याद रखना चाहिए? बिकॉज पहचानो ये क्या कर रहा है. हाँ, पतंग उड़ा रहा है. और इसके पास मेटल की की है चार्ज ट्रांसफर करने के लिए. मेटल का वायर है, इसने इंसुलेटिंग स्ट्रैंड के साथ उस वायर को हाथ से नहीं पकड़ा, नहीं तो खुद को करंट लग जाता. आसमान की बिजली इंसुलेटर लगाकर उसको होल्ड किया है, गाइड कर रहा है डोर को. तो फेमस पतंग उड़ाने वाला एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जिससे वो चाहता था कि आसमान की बिजली नीचे आ जाए. क्या हम सफल हो गए इसमें?
अभी तक नहीं हुए, तुम्हारे पास चांस है, तुम डिजाइन कर सकते हो। अभी भी हमारी कोशिशें जारी है कि हम कोई इतना बड़ा कैपेसिटर बना लें या इतनी बड़ी बैटरी बना लें जिससे कि आसमान की बिजली को स्टोर कर लें। अगर स्टोर कर लें तो पावर क्राइसिस जो है अर्थ पे से खत्म, हमारी एनर्जी क्राइसिस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी। हाँ, उसने इस कोशिश में लाइटनिंग कंडक्टर डिजाइन कर दी जिससे बिल्डिंग सेफ होगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी किया था, और भी 2-4 साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने स्टाइल के लाइटनिंग कंडक्टर बनाए थे, फैराडे ने बनाए थे। तो फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन दिया टाइप्स के बारे में, सबएटिक टाइप्स तुम्हें लिखना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव द कन्वेंशन दैट, उसने जो कन्वेंशन दिया उसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने बताया था चार्ज 2 तरह का होता है, रेजोनेंस, विट्रियस। 2 टर्म यूज की, केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो, रेजिन और वॉश बेसिन पर लिखा हुआ देखो लिखा रहेगा विट्रियस, टॉयलेट की सीट पे लिखा हुआ देखो लिखा रहेगा विट्रियस। चीनी मिट्टी, कांच, पोर्सिलेन, ये सब जो होता है इन सबको हम विट्रियस कैटेगरी में रखते हैं, और प्लास्टिक, पॉलीथिन, ऊन, इन सबको हम रेजिन की कैटेगरी में रखते हैं, रेजिनस। तो उसने बोला जब रेजिनस मटेरियल को, ऊन को विट्रियस मटेरियल कांच से रगड़ेंगे तो ऊन पर जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे रेजिनस, और कांच पर जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे विट्रियस। पर इसे मान्यता नहीं मिली, रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो रिकॉग्निशन किसे मिला? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि जब हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ेंगे तो रेशम के कपड़े, सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज आएगा उसको नाम देंगे नेगेटिव, और ग्लास रॉड पर जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव। तब से कन्वेंशन बन गया। अगर उस समय फ्रैंकलिन ने ये कह दिया होता कि सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव बोलेंगे, तो आज हम पढ़ रहे होते इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव आज तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट है, रेफरेंस है कि नेगेटिव ये है, पर ये सिर्फ नाम थे शुरू में, जो कि अब कन्वेंशन की तरह हम फॉलो कर रहे हैं। तो कंप्लीट करोगे स्टेटमेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव द कन्वेंशन दैट व्हेन वी rub a glass rod with a silk cloth, कुछ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है जो तुम बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो, कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म है जो तुम्हें सिर्फ नोट्स के लिए बनानी है। नोट्स के लिए तो तुम फ्री हो, जितनी मर्जी शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ। बोर्ड एग्जाम में तुम यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड है C अंडरलाइन which, WHICH उसमें C आता है, इसके कॉन्ट्रेरी C बार with, WITH C नहीं आता है, जिसमें C नहीं आता है उसको ऐसे दिखाते हैं with, और जिसमें C आता है उसको दिखाते हैं C अंडरलाइन which। तो स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन gave the convention that when we rub a glass rod with a silk cloth, तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा शुरू में शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए, पर बाद में तुम ये पाओगे कि तुम बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। कुछ मुश्किल नहीं है, एसएमएस में तुम ऑलरेडी यूज कर रहे हो मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स, तो यहां पर भी यूज करो। The charge which appears, then the charge which appears on glass rod is said to be positive plus VE। स्टैंडर्ड है, बोर्ड में यूज कर सकते हो, पूरा पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस VE is said to be positive while, WHILE, while that on silk cloth, is said to be negative। फुल स्टॉप, कन्वेंशन बन गया। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तुमसे पूछते हैं प्रूव करो या शो दैट, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें पहचानने हैं। अगर तुमसे कहते हैं फाइंड, ऑब्टेन, डिराइव, शो, प्रूव, इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन, आंसर लंबा होगा।
तुम्हें कुछ प्रूव करके दिखाना होगा। मैथमेटिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। और अगर तुमसे कहते हैं राइट, गिव, तो राइट और गिव में कुछ भी डिराइव नहीं करना है, राइट और गिव में डायरेक्ट लिखना है। फाइंड है तो डिराइव करना है। तो ये वर्ड्स की इंपॉर्टेंस तुम्हें समझनी कि किसका क्या मीनिंग। शो दैट मतलब यू हैव टू प्रूव। तो सोच के देखो क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे तुम ये प्रूव कर सको, कोई मैथमेटिकल मेथड है कि चार्ज सिर्फ दो ही तरह का होता है। अगर कुछ बच्चों से पूछो बोलते तीन तरह का होता है, वो बोलते हैं न्यूट्रल, तीसरा चार्ज बोलते हैं न्यूट्रल, बोलते हैं एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और तीसरा होता है न्यूट्रल। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए क्योंकि आज तुम क्लास में बैठे हो, न्यूट्रल जैसा कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल मींस दोनों मिलकर जीरो, दो ही तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे प्रूव करेंगे? हमारे पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, उनको आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक कांसेप्ट रिवाइज करा देता हूं। फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है? व्हाई फ्रिक्शन टेक प्लेस? वहां तुमने पढ़ा था फ्रिक्शन होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तुम पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो सवाल हो गया मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? तो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट डेवलप हुई, उस हीट को लेकर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो ढीले बंधे हैं, ढीले बंधे मतलब जिनका वर्क फंक्शन कम है, जो बाउंड्री पर तैयार बैठे हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेकर निकल जाएंगे। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आ गई यहां पर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मैटर। एक नंबर तैयार हो गया, बोर्ड में आता है एक नंबर में डेफिनेशन आती है वर्क फंक्शन। तो अगर वो एनर्जी हीट वर्क फंक्शन के बराबर हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब केमिस्ट्री में घुस जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उसके पास चले जाए। ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा, सिल्क के कपड़े में इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिल्क के कपड़े पे चले गया, दोनों चार्ज हो गए। सवाल यह था कि हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रगड़ा ये प्रूव करने के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए, और फिर जब वो चार्ज हो गए हम बारी बारी से एक बार ग्लास रॉड के पास ले जाते हैं, एक बार सिल्क क्लॉथ के पास ले जाते हैं, और हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि उनमें से कुछ ग्लास रॉड से रिपेल होते हैं और उसके बेसिस पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं कि उन पर उसी नेचर का चार्ज है जैसा ग्लास रॉड पर, यानी दे आर पॉजिटिवली चार्ज। जो ग्लास रॉड से रिपेल नहीं होते हम बोलते हैं वो सिल्क क्लॉथ से रिपेल होते हैं, तो हम बोलते हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो सिल्क क्लॉथ की नेचर का नेगेटिव है। इस तरह से सिर्फ दो ही तरह का चार्ज हुआ, एक जो ग्लास रॉड के पास है यानी पॉजिटिव, दूसरा जो सिल्क क्लॉथ के पास है यानी नेगेटिव। ऐसे पूरा एक्सप्लेनेशन बनता है दो नंबर में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, वो कंसेप्ट ये कि इस पूरे डिस्क्रिप्शन में कहीं पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज अट्रैक्शन को हम बेसिस नहीं बना सकते। जो कंसेप्ट निकल के आता है वो मैग्नेटिज्म तक जाता है, वहां पर भी लिंक्ड है। दो ऑब्जेक्ट्स में भी मैग्नेट्स में भी, इनमें से एक आयरन है एक मैग्नेट है, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि डेफिनेटली दोनों मैग्नेट है, पर अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली दोनों मैग्नेट है। सिमिलरली एक बैलून को तुमने चार्ज किया, दीवार तो न्यूट्रल थी, अट्रैक्शन है बैलून और दीवार के बीच में, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों चार्ज में, एक न्यूट्रल है, वन में भी न्यूट्रल, और अपोजिट चार्ज हो तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट निकलता है, उसको कहां लिखेंगे? रजिस्टर दो तुम्हें इस रजिस्टर में पेज पर लोकेशंस को पहचानना है। जो टॉप मार्जिन है इसको कहते हैं हेडर या टॉप मार्जिन, जो बॉटम मार्जिन है इसको कहते हैं फुटर, ये मेन पार्ट है इसका। और हमें कुछ रेफरेंस अगर देना होता है, कई बार मैं बोलूंगा रेफरेंस साइड पे लिखो, टॉप मार्जिन पे लिखो, फुटर पे लिखो, यहाँ लाइन खींचते हैं राइट हैंड साइड में और यहाँ पर लिखते हैं रेफरेंस साइड। रेफरेंस साइड में बोर्ड की कॉपी में भी यूज करनी है अच्छे से, तो तुम लिखोगे टॉप मार्जिन में स्टार मार्क करके, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट, और स्टार को बॉक्स में मत कर दो, मतलब आउट ऑफ सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, दोनों तरह की चीजें सीखोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज इंपॉर्टेंट? रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट, ये कंसेप्ट है।
बोर्ड में भी काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। रिपल्शन इज द, जिंदगी में भी काम आएगा। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन या ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो डेफिनेटली वो चार्ज, दोनों ही चार्ज। रिपेल करते हैं तो डेफिनेटली दोनों मैग्नेट, ऐसे हम कह सकते हैं मैग्नेट। इसे और आगे की बात करते हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जब रगड़ा तो उन पर जिस नेचर का चार्ज आया उनको उन्होंने अरेंज किया एक सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है ग्लास रॉड को सिल्क के क्लोज से रगड़ रहे हैं, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, सिल्क क्लोज पर नेगेटिव आ रहा है। उनको रगड़ेंगे अगर वूल को ग्लास से, तो ग्लास पर पॉजिटिव, वूल पर नेगेटिव आएगा। पर इसी वूल को जब मैं प्लास्टिक से, यहां ले लेते हैं इसको, पॉलिस्टर ले लो, प्लास्टिक या पॉलिस्टर, प्लास्टिक से रगड़ूंगा तो प्लास्टिक पर नेगेटिव आएगा और ऊन पर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ऊन पर पॉजिटिव आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो ये सीरीज में अरेंज कर दिया। पहले आने वाले मटेरियल को बाद में आने वाले सब्सटेंस के साथ अगर रगड़ते हैं तो पहले आने वाले पर पॉजिटिव और बाद में आने वाले पर नेगेटिव आता है। पर तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, नॉट इन सिलेबस। तो वही जहां तुमने स्टार मार्क करके लिखा था, स्टार विद बॉक्स सिंबल बनाओगे, स्टार विद बॉक्स का मतलब स्टार को बॉक्स में बंद कर दो। दिस इज स्टार, दिस इज बॉक्स, स्टार विद बॉक्स मतलब नॉट इन सिलेबस। और उसमें नाम लिख दो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। जब तुम बुक्स में पढ़ते हो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। TRIBO, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इट इज नन ऑफ योर कंसर्न, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना उसके बाद। हमने चार्ज के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम ये जानना चाहते हैं चार्ज एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। क्योंकि अगर मैं यूं कहता हूं मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज, क्वेश्चन भी बनता है, तो मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज अपने आप में एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और मैं उसका स्टेटमेंट दूंगा चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जब मैं खुद ही कह रहा हूं नाइदर बी क्रिएटेड, फिर मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज। तो मॉडरेट कर देते स्टेटमेंट, बोलते हैं मेथड्स ऑफ, हेडिंग लगा दो, मेथड्स ऑफ मेकिंग चार्ज टू एग्जिस्ट, आवेश को अस्तित्व में लाने के तरीके। कौन से मेथड्स हैं जिनसे चार्ज एग्जिस्टेंस में आता है। तो वो 3 मेथड है, उनको हमें डिटेल में समझना है। हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है जब कभी भी फ्रिक्शन होगा ऑब्जेक्ट पर चार्ज आता है। एक के पास चार्ज है, कंडक्टिंग पाथ से दूसरे को कनेक्ट कर दे, उसके पास चार्ज आता है। एक के पास चार्ज है, उसके पास में दूसरे को लाकर रख दें तो दूसरे पर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अगर हम मदद लें किसी दूसरे कंडक्टर की या अर्थ की तो उस पर परमानेंटली अपोजिट नेचर का चार्ज आ सकता है, इंड्यूस हो सकता है। तो 3 मेथड है, तीनों को फुल डिटेल में पढ़ना। फर्स्ट, फ्रिक्शन। तो इसमें ये थ्योरी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ चुका है। जब भी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे फ्रिक्शन होगा, हीट डेवलप होगी, हीट लेकर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। इस पे कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि एक एटम है, उससे नेगेटिव आयन बनाते हैं, उससे पॉजिटिव आयन बनाते हैं, बहुत कौन सा भारी होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जवाब है जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है 9.1 10 की पावर -31 kg, तो अपना मास साथ में लेकर जाएगा वो। तो जिस पर जाएगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो भारी हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हल्का हो जाएगा, हमेशा ऐसा होता है। तो पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव आयन से हल्का होगा। अब यहाँ पर हमारा दिमाग रिएक्ट करता है अलग तरह से। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी, तो पॉजिटिव आयन शुड बी हैवियर देन नेगेटिव आयन। तो वहां गलत हो जाता है। तो तुम्हें समझना है नेगेटिव आयन इज ऑलवेज हैवियर देन पॉजिटिव आयन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि
जब भी आते जाते सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहीं आता जाता नहीं, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में है और वो शिफ्ट नहीं होता। तो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज आएगा उसमें तुम्हें 3 एग्जांपल्स तैयार करने हैं। तो एक छोटी सी टेबल बनानी है तुमको, जिसमें 2 कॉलम है, एक साइड पॉजिटिव लिखना है, एक साइड नेगेटिव। तुम्हें तैयार करना है किस पर पॉजिटिव आता है, किस पर नेगेटिव आता है। एक कॉलम में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव। अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ता हूं, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव। अगर मैं एबोनेट या अंबर उसको बिल्ली की खाल से रगड़ता हूं, कैट्स पर, एबोनेट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, EBONITE, और अंबर ये जो है सब्सटेंस, ये ट्री एक्सट्रैक्ट है, पेड़ों से प्राप्त पदार्थ। जैसे गोंद मिलता है हमको पेड़ों से, वैसे एबोनेट या अंबर मिलता है, जिसकी एप्लीकेशन है हाई टेम्परेचर वाले जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे गीजर है, ओवन है, वहां पर जो वाशर, सील, पैकिंग, इंजन है गाड़ी का, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कंबशन होता है जो टेम्परेचर, तो वहां पर हम इनकी सील पैकिंग लगाते हैं, एबोनेट या अंबर की। इस पर नेगेटिव आएगा, कैट्स पर पॉजिटिव आएगा। बिल्ली के लिए और भी कई कहानियां प्रचलित हैं कि बिल्ली अगर तुमने पाल रखी है तो अलग अलग मौसम के हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो, वो अपने फर खड़े कर लेती है या चाट के साफ करने लगती है, तो उससे पूरा इंडिकेशन मिलता है कि मौसम में कब नमी आ जाएगी, कब बिजली कड़ेगी वगैरह, सब पता चलता है। तीसरा एग्जांपल जो तुम्हें तैयार करना है, अगर तुम ऊन को प्लास्टिक या पॉलीथीन से रगड़ते हो, तो प्लास्टिक या पॉलीथीन पर नेगेटिव आएगा, ऊन पर पॉजिटिव आएगा। तो 1 नंबर में स्टेट बोर्ड में तुमसे पूछते हैं कि एक चार्ज ग्लास रॉड को चार्ज प्लास्टिक रॉड के पास लेकर जाते हैं, अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम? हमारा जवाब होगा अट्रैक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स पूछेंगे, अट्रैक्शन। तो आज के लिए काफी, यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। 2-3 क्लास बाद स्पीड बढ़ जाएगी, शुरू में ट्रेनिंग पार्ट तुम्हारा चल रहा है, इसलिए अभी शुरू में स्पीड थोड़ी सी तुम्हें कम महसूस होगी, पर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ेगी।